एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सबके लिए स्पेशली ये एक फ्री बैच लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैं सारी यूनिट्स कराने वाली हूँ। ठीक है ना, सारी यूनिट का मतलब है सारी यूनिट, ऐसा नहीं कि भाई लिमिटेड 50 या 100 टॉपिक्स कराए जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे हैं एंड पेड कोर्स में एनरोल कराया, ये सब कुछ नहीं है। पूरा जो पेड कोर्स है वो पूरा आपको एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे यूट्यूब की इस फ्री सीरीज में मिलेगा। इस सीरीज के पीछे मोटिव यही था कि जितने भी लोग कोचिंग करना चाहते हैं एंड वो नहीं पे कर पाते, तो वो मतलब इस सीरीज के थ्रू सीख ले और कहीं ना कहीं रिसर्च में, असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर में, इन सारे जो करियर है इन सब करियर में आगे जाए। दोस्तों, ऑलरेडी इस सीरीज में मैं 12 लेक्चर करा चुकी हूँ। ठीक है, यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, 12 लेक्चर करा चुकी हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कोर्स थोड़ा पीछे है, बट डोंट वरी। स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी चीज सेटल करते हैं या सेट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी डिस्कवर स्टडी की ऐप भी मैंने लॉन्च कर दी है एंड उसमें ऑल यूनिट्स नोट्स भी है। ऑब्वियसली वो पेड है बिकॉज उसमें मैं एक साल के उसमें बहुत सारा उसमें कंटेंट आने वाला है। और दूसरी बात कि वो जो ऐप है वो परफेक्टली वो मेरी भी नहीं है। किसी फ्रेंड ने, 2-3 लोगों ने मुझे रीच किया था एंड उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें बस अपना नाम दे दो एंड हम मतलब इस तरीके से हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए। आई थॉट कि मैंने बस एक ही शर्त रखी थी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी सारा कंटेंट अभी मैं फ्री डालूंगी। सभी को पता है कि मैं खुद अपनी पीएचडी कर रही हूँ, तो हल्का सा टाइम का हल्का इशू होता है, तभी ये क्लासेस भी मैंने रिकॉर्डेड के माध्यम से मुझे लगा कि बेटर रहेगा बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कभी मैं बिजी हूँ तो आपका लेक्चर मिस हो। ठीक है ना, और दूसरी बात, अगर हमें लग रहा है कि कोर्स हल्का सा भी पीछे है तो डोंट वरी, सैटरडेज को भी अपन लोग काम कर लेंगे, लेकिन कोर्स पूरा कराएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक फीस देनी है, वो भी फ्री की होती है। वो होता है कि लाइक करते रहो सारी वीडियोस को। कल की वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे एंड उसके हिसाब से, जैसे मुझे कल आप लोगों ने बताया कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्मेट पसंद है पढ़ने का, तो फिर मैंने आज भी वही सेम फॉर्मेट फॉलो किया है। आज का जो टॉपिक है विच इज सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल दिक्कत मत करना, पीडीएफ एवरीथिंग जो भी होगा बायलिंगुअल है। मुझे पता है मेरी खुद की ऑडियंस जो मैक्सिमम है वो हिंदी मीडियम से ज्यादा है, सो डोंट वरी। मुझे पता है आप लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपकी हिंदी में नहीं होती, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप सोचते होगे कि आप पीछे रह रहे हो, बट डोंट वरी, ये मेरे साथ नहीं होने वाला, मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, सिटीजनशिप। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर दो एंड वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लाइव जो चैट चल रही है उसमें पूछो, कमेंट्स में पूछो, मैं जरूर दोनों में आंसर देती हूँ, आप सभी को पता है। सो सिटीजनशिप, नागरिकता, क्या समझते हैं आप नागरिकता? मैं थोड़ा सा साइड होकर आपको ये फोटो दिखा देती हूँ। इसमें मैंने क्या दिखाया है कि भाई एक पर्सन ने एक पासपोर्ट होल्ड कर रखा है अपने हाथ में, तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले आपको परसों मैंने मतलब फ्राइडे को मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ाया था, जिसमें मैंने बोला था कि जो हम हैं, हम सारे जो सिटीजन्स हैं उनके थ्रू पावर आती है। डेफिनेटली कल हमने क्या पावर वाला लेक्चर भी शुरू किया था, तो वी द पीपल से शुरू किया था कि जो पावर का जो स्रोत है कि भाई आइए हमारे पे राज कीजिए, सरकार को हम जो पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि हम पे राज दीजिए, करिए, कहाँ से आती है? वो सिटीजन से आती है। अच्छा, सिटीजन और पॉपुलेशन में बहुत बड़ा फर्क है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, सारे लोग, बट जरूरी नहीं है कि सारे लोग सिटीजन्स हैं। तो सिटीजन होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन का यूज करके इसको जवाब दे सकता है। और इवन अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होते हो ना, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। मतलब आप अपने लिए ऐसा देखो, हमें ना बाहर की कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए कि भाई ये आके हमें बताएंगे या ये कुछ भी करेंगे। तो अब अगर आप हो, आपकी ऐसा मजबूरी है कि आप 8:30 बजे रात को नहीं लाइव आ सकते, तो आप अपने लिए सोचो ना कि मैं अभी लाइव हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं पार्टिसिपेट करो। ये जो एक चेंज ऑफ एटीट्यूड है ना, इतने में ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो मुझे बताइए सिटीजन और पॉपुलेशन में फर्क क्या है? ठीक है, सो पॉपुलेशन सारे लोग, अगर इंडिया में, अगर मैं अभी बात करती हूँ इंडिया का, हम देख लेते हैं इंडिया में जितने भी सारे लोग हैं, क्या वो सिटीजन है? कुछ ऐसे लोग होंगे जो भारत घूमने के लिए आए होंगे, तो क्या मैं उनको सिटीजनशिप का टैग दे दूं मैं सिटीजनशिप? नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप के अपने कुछ मायने होते हैं। राइट्स, एक लेक्चर, अधिकार, जो मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, आई थिंक 7th या 8th लेक्चर होगा, याद भी नहीं। उसमें मैंने क्या बोला था? उसमें मैंने बोला था कि राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। अधिकार किसी को मिलते हैं तब कब, क्या करने में? ड्यूटीज करने में। अगर आप कर्तव्य निभाओगे तो ही तुमको अधिकार मिलेंगे।
तो सिटीजनशिप बेसिकली एक स्टेटस है, एक औहदा है आपका। किस चीज के लिए है औहदा? ये औहदा है कि भाई एज अ सिटीजन, क्योंकि तुम इस देश के नागरिक हो, तो तुम्हारे कुछ अधिकार है और बदले में तुम कुछ ड्यूटीज कर्तव्य निभाओगे। ठीक है, दोनों का एक बैलेंस होता है। बट अगर कोई बाहर के लोग आ रखे तो तुम उससे सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग लोग हैं, बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद। अभी आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे तो कल से हम आइडियोलॉजी, विचारधारा पे फोकस करेंगे। क्या होता है कि हर एक देश का अपने अपने कुछ कानून होते हैं, अपनी अपनी कुछ व्यवस्था होती है, और उसी के अंतर्गत वो क्या देते हैं? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप सर्टेन कर्तव्य करोगे, सर्टेन चीजों का पालन करोगे, तभी तुम्हारे कुछ ऑब्लिगेशंस, दायित्व है, तभी तुम्हें बदले में एज अ सिटीजन हमारी स्टेट से ये राइट्स मिलेंगे, ये अधिकार मिलेंगे। और ये अधिकार हर देश में अलग अलग होते हैं। सो बेसिकली अभी आपको इतना समझ में आया, बिकॉज ये जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ना माय डियर, ये हमारे भारतीय संविधान में भी है। भारतीय संविधान में भाग 2 पार्ट 2 के अंदर है ये, एंड पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक आपको सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकार है। बेसिकली आपको बोल रखा है कि आप 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरीके से आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी, आप छोड़ सकते हो। मुझे आप बताइए अभी, अगर आप कमेंट कर रहे हो, और इनकेस अगर आपने लेक्चर, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जो अभी मैंने अभी आपको ये होमवर्क देती हूँ, ठीक है। अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के बाद एक काम करना, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये फटाफट से आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, ठीक है ना। चाहे आप बाद में पढ़ के लिखो, कल 1-2-3 घंटे बाद लिखो, लेकिन लिखना जरूर। देखिए सीरियसली काम जरूर कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेक्चर पढ़ा है, जो सेम टॉपिक में स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए। हर कोई आपको पागल बनाएगा कि ये हो जाएगा, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मैं अपना कंटेंट में खुद नहीं बोलूंगी, मैं आपको सारा कंटेंट यूट्यूब में दे दूंगी, मतलब पढ़ाऊंगी, एंड उससे आप खुद गेस कर लेना कि क्या क्वालिटी है, राइट। सिटीजनशिप मुझे बताइए कि कौन से 5 तरीके से भारत में ली जाती है एक्विजिशन, और किस तरीके से 3 तरीके से छीनी जाती है, और पर्टिकुलरली मुझे आर्टिकल्स बताइए, क्योंकि आज का इस टास्क के जरिए आपके पूरे 5-6 आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छे है वो चीज। तो सिटीजनशिप क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक स्टेटस है, किसका? एक सोसाइटी का क्या, समाज का क्या, कम्युनिटी का क्या, समुदाय का क्या? नहीं, सिटीजन क्या होता है? हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल का मतलब क्या है? उसका एक स्टेटस है। क्या स्टेटस है? कि आप फुली, पूरे तरीके से और रिस्पॉन्सिबल मेंबर हो, एक जिम्मेदार क्या हो? सदस्य हो। किसके सदस्य हो? एक सोशल कम्युनिटी के, सामाजिक समुदाय के नहीं, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटी, अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप, तो बेसिकली एक राइट है जिसके पीछे एक कहीं ना कहीं लीगल फोर्स है। तो एक राजनीतिक समुदाय के आप पूरी तरीके से और जिम्मेदार तरीके से एक सदस्य हो। वो जो औहदा मैं किसी को दूंगी वो है आपकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अच्छा, अगर आप सिटीजन बन गए तो डेफिनेटली, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ आपके कर्तव्य होंगे, कुछ दायित्व होंगे जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। किसके अगेंस्ट? कौन देता है आपको ये दायित्व और ये कर्तव्य? समाज नहीं, समाज तो आपको अधिकार देता है कि नहीं, या फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है। बेसिकली जो हमने प्रतिनिधित्व भेज के हमने एक सरकार बनवाई थी, तो वो सरकार का क्या काम था? कि हमारे राज्य को चलाए। तो ये राज्य आपको देता है, राज्य की तरफ से आपको कुछ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस आ रखी होती हैं, वो आपको देता है, आपको पूरे करने होते हैं। आप क्यों पूरे करते हो? क्योंकि बदले में आपको अधिकार मिलते हैं। अधिकार की क्या विशेषता है जी? अधिकार की ये विशेषता है कि वो हमें पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल की तरह जीने को सिखाता है। कैसे? क्योंकि वो आपको बदले में अधिकार किस तरीके से देता है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, और वो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है, स्टेट संरक्षण भी देता है। कैसे? कि अगर गलती से आपने अपनी ड्यूटीज पूरी अच्छे से कर रखी है, लेकिन गलती से आपके जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट एक्शन लेगा, आपको इंसाफ दिलाएगा, ठीक है ना। उसके लिए माध्यम क्या है? पुलिस है, हमारे पास जुडिशरी है, राइट। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? एक 2 तरफा रिलेशनशिप है, 2 तरफा आपका संबंध है। किसके बीच में? इंडिविजुअल, व्यक्ति के बीच में, और दूसरी तरफ स्टेट, राज्य के बीच में।
अब कंफ्यूज मत करना, कम्युनिटी सोसाइटी इससे, राज्य एक तरफ, आप इंडिविजुअल व्यक्ति एक तरफ, और रिलेशनशिप संबंध कैसा है, पॉलिटिकल, राजनैतिक, क्योंकि इधर क्या इन्वॉल्व है, राइट्स एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब देखिए इस पिक्चर को, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है। थोड़ा और साइड आ जाती हूँ, हो नहीं पा रही मैं ज्यादा साइड, बट हाँ ठीक है, देख ली होगी आपने। ये राजा है, कहीं ना कहीं थोड़ा फनी वे में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। ये जो राजा है ना, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होगे कि मैम ये हमें अलग से सिटीजनशिप, नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ी? पहले राजा प्रजा का सिस्टम भी तो होता था ना, तो एक प्रजा एक नागरिक से कैसे अलग है? यानी कि प्रजा का मतलब होता है सब्जेक्ट, नागरिक का मतलब होता है सिटीजन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड सिटीजन? यानी कि नागरिक, आपके क्या बोलते हैं, प्रजा और नागरिक में क्या अंतर है? फटाफट बताइए, जिसको भी आता है क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता है तो। प्रजा का मतलब होता है, अगर मैं राजा वगैरह के सिस्टम की बात बोलूं, राजा का दरबार लगता था कि यार जो भी राजा के अंदर है, यानी कि राजा के रूल के अंदर है। अब इसमें मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं कि बोलते हैं कि यार प्रजा क्या होती है, कि भाई राजा के उसके अंदर एंड मतलब रूल के राज्य के अंदर, एंड उसमें क्या होता है, उसमें एलियंस लोग इंक्लूडेड नहीं होते या फिर फॉरेन लोग इंक्लूडेड नहीं होते। नहीं, कहीं ना कहीं सिटीजन कहीं ना कहीं हल्का सा परमानेंट स्टेटस है, एक लीगल स्टेटस है। लेकिन प्रजा ना रोज आपका चेंज भी होता रहता था। फर्स्ट, क्योंकि देखो राजा में आपको पता है अपने आप पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। राजा का जो राज्य है उसका कभी विस्तार होता है, कभी वो उसका राज्य कहीं ना कहीं देना पड़ जाता है, लड़ाई वड़ाई में हार जाते हैं। आप सभी को पता है कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में कितना ज्यादा संघर्ष कितना ज्यादा होता था। तो इसी चक्कर में क्या होता था, प्रजा का एक कोई परमानेंट स्टेटस नहीं था कि अब आज इस राजा के अंदर है, कल उस राजा के अंदर। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली कभी इस नगर के अंदर है, कभी उस नगर के अंदर। फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, दूसरा, एग्जैक्टली जैसे जैसे राजा बदलता है वैसे वैसे इनकी राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज, इनके कर्तव्य बदलते हैं। ठीक है ना, अगर 2 दिन अलग अलग राजा है तो सबके अलग अलग सिस्टम है। बट अगर दूसरी तरफ मैं सिटीजनशिप का बोलूं, चाहे सरकार बदल जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, अगर मेरे संविधान में सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए कुछ अधिकार मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना, जो कि संविधान क्या है, सर्वोच्च आपका कानून है, सबसे ऊपर का सुप्रीम लॉ है। सो अगर उसके अंदर कुछ अधिकार आपको मिल रखे हैं, देन कोई भी सरकार चाहे 10 बदल जाए, मेजर चीजें वो चेंज कर सकते, मतलब थोड़ी बड़ी चीजें वो चेंज कर सकते हैं, बट मेजर चीजें जैसे कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुछ मूलभूत आपके अधिकार, उनको चेंज नहीं कर सकती। सिटीजनशिप कहीं ना कहीं एक परमानेंट स्टेटस आपको डेफिनेटली ज्यादा लगता है। अब आता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अगर मैं दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन अगर आपको बताऊं, तो सब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, सबसर्विएंट टू द स्टेट। एक विषय आमतौर पर उस राज्य के अधीन होते हैं, जहां उसके जो राइट्स हैं वो किस तरीके से होता है, राइट्स किसको मिलते हैं, मोस्टली प्रिविलेज्ड क्लास को, यानी कि विशेष अधिकार मिलते हैं कुछ एक मतलब उन गुट को जो राजा के बहुत सगे संबंधी होते हैं। लेकिन नागरिक स्वयं राज्य का निर्माण करते हैं दूसरी तरफ, यानी कि जो सिटीजन्स थे उन लोगों ने खुद अपना राज्य का निर्माण किया। कैसे, हम लोगों ने, सिटीजन्स ने 5-5 साल बाद इलेक्शन आता है, हमने वोट डाला और हमने नया क्या बनाया, गवर्नमेंट सरकार को चलाने के लिए किस तरीके से परिधि, मतलब पूरा सिस्टम होगा, ये सब होगा, हम खुद ही बनाते हैं। सो क्या है, कहीं ना कहीं सिटीजनशिप ऊपर है सब्जेक्ट से। ठीक है, अब देखिए ये बुक है, ऑब्वियसली आपको पता है मैं नया एक मेथड यूज कर रही हूँ। मैं बुक का पूरा कवर आपको दे रही हूँ आजकल, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर आपको याद नहीं होते ना। और मैं जब भी कुछ टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं पहले बुक बताती हूँ, फिर उसमें जो लिखा हुआ है वो बताती हूँ। ये मैं ऐसा इसलिए करती हूँ बिकॉज क्या होता है ना कि कभी कभार आपको पूछ लेते हैं कि इस बुक में क्या लिखा था, देन आपको नहीं पता कि उस बुक में क्या लिखा था, फिर आप क्या करोगे। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, ये बुक है TH मार्शल की। ठीक है, इस बुक में क्या लिखा है, TH मार्शल ने 1950 की बुक है, इसमें ऑब्जर्व किया है कि जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इसका मतलब क्या होता है कि फुल मेंबरशिप की, पूरी तरीके से सदस्यता है किसकी, एक समुदाय की। who possess this status are equal, यानी कि जो सारे लोग नागरिक है, जैसे कि हम भारतीय नागरिक हैं तो हम आपस में क्या हो गए, समान हो गए, हमें समान अधिकार मिलेंगे और समान हमारी ड्यूटीज होंगी। ऐसा नहीं है कि तेरे ज्यादा राइट्स और मेरे कम राइट्स, ऐसा नहीं होगा।
मार्शल ने फर्दर बोला था कि अलग अलग समाज में, डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट राइट्स अटैच होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ डिफरेंट सिटीजनशिप मतलब ड्यूटीज भी होती है। जैसे कि हमको पता है हम सब इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस में भी हम क्या करते हैं, खुद ही हम सारे सिटीजन खुद ही रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज बनना यानी कि मान्यता देना कि यार कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उतना पूरी तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं। जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं कि भाई फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ चेकअप, या फिर फ्री में आपका क्या बोलते हैं पीडीएस, मतलब पीडीएस में बहुत कम पैसों में आपका राशन क्यों कर रखा है, क्योंकि हमको पता है यार वो पॉवर्टी लाइन एक जो मिनिमम पे होना चाहिए उससे भी कम कमाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारी ड्यूटीज में आता है, ये भी हमारे कर्तव्य में आता है कि हम उनको अलग से थोड़ा बेनिफिट दे सके, सो दैट कि हम सारे लोग जल्दी डेवलप हो सके, हम सारे लोग ऊपर जा सके। सिर्फ हम नहीं, जो हमसे नीचे हैं उनको भी हम उठाने में विश्वास रखते हैं। क्यों ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हम पूरा सोसाइटी के टुगेदर, अगर मैं सोसाइटी को पूरा कंबाइन कर दूं उसका डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर एक सोसाइटी तब डेवलप होती है जब सारे लोग डेवलप होते हैं, बिल्कुल एक या दो से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है कि यार सिटीजनशिप अभी नया कंसेप्ट है। नहीं, सिटीजनशिप बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। ये एंशियंट ग्रीस की मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, हमेशा ये फोटो मुझे बड़ी पसंद है। दूसरा, अरस्तु आपको कहीं ना कहीं पहले व्यक्ति लगे होंगे जिन्होंने बहुत ही कायदे से सिटीजनशिप, नागरिकता को डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो उसकी परिभाषा बताई थी। एक्चुअली परिभाषा क्या थी वो, सो बेसिकली अरस्तु ने बोला था कि यार देखो, सिटीजन वो होते हैं जो कि एक्टिवली, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी देते हैं स्टेट के हर एक डिसीजन में। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो एंशियंट ग्रीस है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। 365 में से 300 दिन वो सारे लोग मिलते थे, विचार विमर्श करते थे, डेलिब्रेशंस करते थे, एंड देन दे कम ऑन अ डिसीजन, यानी कि कुछ वो डिसाइड करते थे कि अच्छा इस तरीके से कानून बनेंगे, ये हमें एक्ट मानना है, या ये हमारा, ये इस तरीके से हमारा डिसीजन होना चाहिए। पूरा प्रणाली में सारे लोग मिलके करते थे। तो अरस्तु के हिसाब से जो भी इस पूरे प्रोसेस में पार्ट लेता था, इस प्रक्रिया में भागीदारी लेता था, वो क्या होता था, वो होता था सिटीजन। और ये सिटीजन कौन ले पाता था भाग, में एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ। अरस्तु के हिसाब से अभी तो क्या है, सब लोगों के पास अधिकार है, एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम डायरेक्टली सब लोगों को ये आप बोल सकते हैं कि भाई 120 130 करोड़ जाके डिसीजन लो, तो कभी भी नहीं, हम एक सहमति में कभी नहीं आ पाएंगे, एंड देश आगे जाने की जगह पीछे जरूर चल जाएगा। सो अरस्तु बोलते थे कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी कि वित्तीय रूप से आपका आत्मनिर्भर है। क्यों, क्योंकि यार पहले तुम पैसे तो कमा लो, अपना जीवन गुजारा तो कर लो, तभी तो तुम पार्टिसिपेट करोगे। पता चले तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर तो तुम अपने फायदे के लिए कानून बनाओगे। ऐसा नहीं चाहते थे अरस्तु। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मेन होते थे उनको इन्होंने सिटीजनशिप दी थी। ये इनका थोड़ा गड़बड़ था, इन्होंने वुमेन को नहीं दी। इन्होंने बच्चों को तो खैर मिलती नहीं है, ओल्ड पर्सन को भी नहीं। एलियंस जो कि बाहर के देश के लोग हैं, अगर वो यहाँ पे आके डिसीजन लेने लग गए तो फिर तो सही नहीं होगा ना, उनको नहीं दी। और स्लेव्स को नहीं देते थे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मानते थे कि स्लेव सिर्फ वो बन सकता है जिसका मेंटली या फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं वीक है। एंड स्लेव ऐसा नहीं होता था कि फिक्स्ड होता था। इन्होंने कहीं ना कहीं बचाव भी किया है, स्लेवरी दास प्रथा का बचाव भी किया है। ये भी बात है, 3 रीजन की 3 कारणवश, जो कि मैं आपको जब यूनिट 2 कराऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है ना। सो एक्टिवली कौन से सिटीजन होते थे कि प्रिविलेज, एक सिटीजनशिप उनके हिसाब से एक विशेष अधिकार होता था। सिटीजनशिप वो होते थे जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते थे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैन होते थे। अब ये जो कंसेप्ट है वो पूरा मतलब समय के साथ साथ बदलता रहा। मॉडर्न थॉट में अगर मैं बात करूं, सिटीजनशिप फिर से अपना सेंट्रल स्टेट में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मॉडर्निटी आई, रेनेसेंस आया, एनलाइटनमेंट आई, तो ये क्वेश्चन उठाने जाने लगा कि यार ये जो राजा रानी बनते हैं ये किस बेसिस में, किस आधार पे इनके विशेष अधिकार है, यही हम पे राज क्यों कर रहे हैं, हमें अपने अधिकार क्यों नहीं मिल रहे। देन एक सॉल्यूशन इसका आया, हमें इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि हम लोग इनके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हम प्रजा हैं, हम सिटीजन नहीं है। अगर सिटीजन होते तो हमारे कुछ अधिकार होते। निकोलो माकियावेली, आप सभी को पता है, क्या किस नाम से फेमस है ये बताओ। इन्होंने नया ये जो कॉन्सेप्ट था इसको आग दी।
आप सभी को पता है कौन सी टाइप की गवर्नमेंट ये सपोर्ट करते थे, जरा मुझे कमेंट में बताइए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंक और थॉट में तो मैं आराम से बताऊंगी आपको। देन धीरे धीरे ये जो एनलाइटनमेंट वाला आया, आपका एरा आया, ठीक है ना, तो उस समय समझ में आने लगा कि यार नहीं यार हमारे राइट्स होने चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होने लगी जो कि मेरे पीछे ये फोटो में आपको दिख रही होगी कि सब लोग क्या करने लगे, प्रदर्शन पे आ गए कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तुम लोग इतना फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हो, हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ऐसा हो गई है कि नर्क हो गई है, एंड हमें हमारे को बचाव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए राजा रानी है ही नहीं, होना चाहिए ना, क्योंकि हम तो क्या, हमने किस लिए बनाए थे राजा रानी वाला कंसेप्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम आने लगा, ये थ्योरीज आने लगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट आने लगे, जैसे कि हॉब्स, लॉक, इन्होंने लोगों को एनलाइटन किया कहीं ना कहीं कि भाई ये जो राज्य है और लोग है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अनुबंध है, सामाजिक अनुबंध है कि बदले जब भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारा हितों का मतलब संरक्षण करते हैं और हमें एक व्यवस्था देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, तो बदले में हम इनकी बात मानते हैं। तो इनको लगा कि यार हम तो इनकी बात मान रहे हैं, लेकिन बदले में हमें जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक क्रांतियों का दौर शुरू होने लगा, जिसमें एक क्रांति आप सभी को पता है विच इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां ये डिमांड उठी कि यार हमें क्या करना है, हमें चाहिए लिबर्टी, स्वतंत्रता, हमें चाहिए इक्वालिटी, समानता, हमें चाहिए फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये तीनों अधिकार हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फ्री हो, अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। हम तुम्हारी क्यों माने, तुम तो इस तरीके से डिसीजन ले रहे हो जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है, हम ये सब नहीं मान सकते, और हमें समान अधिकार चाहिए, तभी हमारे में भाईचारा वाली फीलिंग आएगी, राइट। सो अब आया कि 17th सेंचुरी में ये सब कुछ होने लगा। अब देखो माकियावेली से अब हम सीधे चले जाते हैं इंग्लैंड में। सभी को पता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, ठीक है, सिविल वॉर हुआ था किसके अगेंस्ट कि भाई लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, स्टेट क्या है, ये सब क्या है, मोनार्की क्या है, ठीक है ना। सो इंग्लैंड में जेम्स हैरिंगटन एंड जॉन मिल्टन, इन्होंने दोबारा इस सिटीजनशिप, नागरिकता के आइडिया को डिफाइन किया। देखिए मैंने ये नाम क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो रिलेटेड है, जो एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है सिटीजनशिप, नागरिकता के आइडिया से। सो जेम्स हैरिंगटन एंड जॉन मिल्टन। हैरिंगटन ने एक पिक्चर बनाई कि एक आइडियल सिस्टम, एक आपका क्या बोलते हैं, आदर्श प्रणाली कैसे होगी फ्यूचर में, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि आदर्श प्रणाली पता है क्या होगा, एम्पायर्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े साम्राज्य होंगे, लेकिन ये एम्पायर राजा रानियों के नहीं होंगे, ये एम्पायर होंगे लोगों के नहीं होंगे, ये एम्पायर होंगे लॉस के, कानून के एम्पायर होंगे, विच इज ट्रू। अभी सब लोग अपनी अपनी जो कंट्रीज है वो कानून के बेसिस में चलती है। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का जो आइडिया था ना, वो अपनी ऊंचाई में पहुंच गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ, मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले, एंड जिसके परिणाम स्वरूप आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स की डिक्लेरेशन है, उद्घोषणा है, किसकी, राइट्स की, अधिकार की, किसके, मेन, आपके जो मनुष्य है, और सिटीजन्स, नागरिक, यानी कि यहाँ पे पूरा इन्होंने डिक्लेरेशन करी कि नागरिक के ये अधिकार है जो कि हमें चाहिए। नेक्स्ट एक ये बुक आती है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कोर्सेस, जीन जैक्विस रूसो, डेफिनेटली आप सभी को पता है, जिसमें इन्होंने बोला कि यार कैसे, ठीक है, हम सबने बोल दिया अधिकार, हमने सबने बोल दिया कि ठीक है सबको मिलने चाहिए, सिटीजन को मिलने चाहिए, पर क्या ये वास्तविकता है, इज इट ए रियलिटी। तो क्वेश्चन आया कि यार रियलिटी में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमको, कैसे दिखेगा, जब तक लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता, सिविल इक्वालिटी, नागरिक समानता नहीं होती, तो दिखेगा कैसे। यानी कि सारे नागरिक, हम बोलते हैं कि आप जाके स्टेट बनाइए, लेकिन उसमें सारे नागरिक इन्वॉल्व होने चाहिए ना, कुछ चंद लोग जाके अपना डिसाइड कर ले कि सरकार बनाएंगे और फिर रूल सब पे करेंगे, ये समानता नहीं है, और ना ही ये सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जो सिटीजन है इज फ्री, सिटीजन एक्चुअली फ्री होना चाहिए, और जितने भी कानून है वो उस पर बाइंडिंग होने चाहिए, बदले में वो क्या करेगा, उसको अपनी ड्यूटीज से मतलब प्रॉपरली करेगा, एंड उसको राइट्स मिलने चाहिए। मैन इज फ्री एंड एवरीवेयर एल्स इन चेंज, ये इनकी स्टेटमेंट भी थी, ये ध्यान रखना, इससे एसोसिएट करके लिख सकते हो आप। लॉक ने फिर आर्ग्यू किया कि हर एक इंसान के पास, ठीक है, कुछ नेचुरल राइट्स है, कुछ ऐसे अधिकार है जो प्रकृति ने दिए हैं, आप लोगों ने नहीं दिए, प्रकृति ने दिए हैं,
वो क्या है? राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो जिंदगी जीने का अधिकार कहीं ना कहीं राजा वाले सिस्टम में भी बहुत होता था, लेकिन ये राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार एंड राइट टू प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति का अधिकार, ये नहीं मिलता था इतना। तो ये सिटीजन्स कहीं ना कहीं स्टेट वाले सिस्टम में भले ही आ गए हैं, लेकिन स्टेट की अब जिम्मेदारी बनती है कि इनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल ऐसा दृढ़ वाला हाथ दिखा रही हूँ। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको राइट्स नहीं मिले एज अ सिटीजन, नागरिक के बेसिस पे आपको राइट्स नहीं मिले, तो क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं? सो डेफिनेटली सिटीजनशिप बेसिकली इतना ऊपर अधिकार है ना राज्य के, कि वो बोलता है कि अगर कोई स्टेट फेल हो जाती है आपको ये अधिकार देने में, क्यों? क्योंकि स्टेट बनी ही इसलिए थी। किसने बोला है? जॉन लॉक ने बोला है। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, सेकंड ट्रीटाइज, ट्रीटाइज का मतलब होता है ग्रंथ, उसमें बोला है कि सरकार का रोल ही यही है कि आपको अधिकार दिलाए। अगर वो आपको अधिकार नहीं दिला पा रही तो ये अन्याय कर रही है आपके साथ, और ऐसी सरकार का सरकार होने का कोई मनता ही नहीं है, मतलब इनका कोई अधिकार ही नहीं है कि इनको हम सरकार बनाए। तो ऐसी सरकार को हटा दे सकते हो तुम, इनफैक्ट रिवोल्ट करके, क्रांति करके भी हटा सकते हो, ऐसा बोला। यानी कि क्या है, स्टेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि लोगों को राइट्स दिलाए, सिटीजन्स को। टी.एच. मार्शल अगेन अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में बोला कि भाई सिटीजनशिप ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं ना। तो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, विकासशील प्रोसेस है। देखिए जैसे एंड सेग्रीगेट रूल्स इन पब्लिक स्कूल्स, पहले कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि गोरे और कालों के बीच में अलग अलग स्कूल्स होते थे, अलग अलग सब कुछ करते थे। तो क्या है ये? क्या ये आपको इसको आप नागरिक समानता मानोगे? बताओ। तो सबसे पहले ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये धीरे धीरे आपकी उत्पन्न हुई है। सबसे पहले आए आपके नागरिक अधिकार, ठीक है ना। हर एक स्टेजेस है इसकी, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेज है कि नागरिक अधिकार, कि सबको एटलीस्ट नागरिक तो बनाओ। पहले आप स्लेव, दास प्रथा थी, उनको नागरिक नहीं मानते थे आप, ठीक है। आप ब्लैक्स को, जब ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक वाला सिस्टम था, कॉलोनियल सिस्टम, जब आप अगर मैं बात करूं उसमें भी क्या था, रंग भेद के चलते, रेसिज्म के चलते आप ब्लैक्स को पूरे नागरिक नहीं मानते थे। तो ये नहीं होता। तो सबसे पहला आया कि हर एक नागरिक को समान रूप में अधिकार होना चाहिए, हर एक अधिकार। फिर दूसरी स्टेज आई कि ठीक है, अब आपको नागरिक का अधिकार मिल गया, तो अब क्या चाहिए? राइट टू वोट, कि हर एक, अगर मैं नागरिक बन गया हूं तो मेरे पास भी अधिकार होना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा वो मैं खुद चुनूं। द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार सिर्फ ये नहीं होता कि वोट दो, पार्टिसिपेट, भागीदारी करो आप पॉलिटिक्स में, कैंडिडेट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड स्टेज आई कि ठीक है, अब ये दोनों राइट्स मिल गए, अब क्या चाहिए? सोशल राइट, भाई सामाजिक अधिकार, की अपने एक नागरिक इक्वल बन गए, नागरिक स्टेट की तरफ से गारंटी मिल गई कि ऐसा नागरिक तुम्हारे ये अधिकार है, स्टेट की तरफ से गारंटी मिल गई कि तुम भी सरकार चुन सकते हो। अब समाज में भी मुझे वो चेंज लेके आना है, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है। तुम किसी को कितना भी वो बोल दो कि भाई इसने ये कुछ नहीं किया या इसने कुछ किया है, तो लेकिन जब तक समाज उसको एक वो थप्पा या स्टैंप नहीं लगाता ना, तब तक कोई भी चीज पूरी नहीं होती। तो तीसरी स्टेज सोशल राइट्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ थ्योरीज ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स की भी कुछ क्या है, सिद्धांत थ्योरी है। अब लिबरल थ्योरी ऑफ राइट, नागरिकता सिद्धांत की उदारवादी जो आपका है, नागरिकता की उदारवादी सिद्धांत। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, नागरिक, अगर मैं उदारवादी बोलूंगी तो उदारवादी क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। तो सिविल राइट्स तो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्या ये मानता है कि सबसे पहले मिले आपको सिविल राइट्स, यानी कि नागरिक अधिकार। वो क्या है? वो इस नागरिकता की क्या है, आधारशिला है, ठीक है ना। क्योंकि ये मानते हैं कि पहले सबको तुम नागरिक तो मानो, उसके बाद तो तुम इनको आपका पॉलिटिकल और सोशल राइट्स दोगे, एंड इसके बाद आपको मिलते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार। अलाइसिस टॉकविले ने, आपको पता है ना, कि बोला था कि पहले एक बार पॉलिटिकल अधिकार मिल जाते हैं, फिर सोशल और इकोनॉमिक मिल जाते हैं, दैट इज व्हाई। एंड पॉलिटिकल से भी पहले आपको नागरिक मानना पड़ता है सबको, तभी तो जाके वोट, राइट टू वोट दोगे ना, ठीक है ना। सो ये वाली थ्योरी क्या है, इवोल्यूशनरी है, विकासवादी है, कि अगर हम ये वाले राइट्स देंगे तो देन सेकेंड एंड थर्ड लेवल के जो राइट्स हैं वो मिल जाएंगे उनको। नेक्स्ट आती है आपकी लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। अब आप बोलोगे इससे पहले लिबरल थी, अब ये लिबर्टेरियन है।
डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लिबर्टेरियन का मतलब होता है नव उदारवादी। सो क्या हुआ था कि सबसे पहले उदारवादी एक तरीके से आपका सिद्धांत आया जिसमें बोला गया था कि स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है, स्टेट का जो हस्तक्षेप है वो लिमिटेड, सीमित होना चाहिए, सिर्फ संरक्षण प्रोवाइड करने पे और लोगों के अधिकार को लागू कराने के में। फिर धीरे धीरे स्टेट को देखा गया कि पॉजिटिव एंटिटी है, ठीक है ना, कि यार ये तो अच्छा काम कर रही है, तो यार स्टेट का हस्तक्षेप थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर आई वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर में बोल दिया गया कि स्टेट क्या करती है, लोगों का कल्याण करती है। लेकिन अब फिर उसके बाद आई न्यू लिबरल, यानी न्यू लिबरल जब बोलते थे तो इसमें क्या था कि स्टेट सीमित ही होगी, लेकिन नए तरीके से। नया तरीका क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ स्टेट वगैरह ये सब लिमिटेड एक्टर्स थे, अब नए एक्टर्स आए। बाय द वे एक्टर्स क्या होते हैं? एक्टर्स वो होते हैं जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में या हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ इफेक्ट होता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय आपके संगठन, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, ठीक है, इंडिविजुअल, व्यक्ति, ठीक है, आपका स्टेट, राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एनजीओस, एमएनसीज। इसलिए हमें लिबरल तो होना है कि यार हस्तक्षेप लिमिटेड हो लेकिन नए तरीके से। इसमें बोला कि जो सिटीजनशिप है ना वो किसका परिणाम होना चाहिए, किसका रिजल्ट होना चाहिए? फ्री चॉइस का, कि हर किसी के पास फ्री चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो कि क्या नहीं। एक तरीके से अभी क्या है, सिटीजनशिप जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंडियन हो, इंडियन की मिलेगी, अगर आपका मन करे किसी और कंट्री की ले सकते हो। बट क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है कि सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होगी तो ठीक है, किसी और कंट्री की लोगे तो ठीक है, हम नहीं मानते, ठीक है ना। सो इट कंसिडर मार्केट सोसाइटी। इन्होंने बोला कि मार्केट सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो प्रोपोनेंट रहेंगे वो होंगे रॉबर्ट नॉजिक, जिन्होंने अपनी बुक अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, अच्छा ये बुक डालना भूल गई कोई नहीं, बीच बीच में हो जाता है, ठीक है। इसमें बोला कि जो इंडिविजुअल है ना वो अब क्या है, वो अपना ना प्राइवेट एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे काम स्टेट खुद कर देता था, अब क्या इंडिविजुअल काफी सारे स्फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट एक्सचेंज और वॉलंटरी जो एसोसिएशन है वो सब भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप स्टेट को कम करना चाहिए, बट उनको उनकी क्योंकि एक्टिविटीज, उन लोगों की गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, इसलिए उनके अधिकार, राइट्स का भी विस्तार होना चाहिए, ठीक है। अब 3 बुक मैंने डाल रखी है, 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बुक फटाफट से एक बार देख लेते हैं। हैना अरेंट, द ह्यूमन कंडीशन, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, माइकल वॉल्जर, और तीसरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, बेंजामिन आर बार्कर, ठीक है ना। ये 3 बुक है, बड़ी कलरफुल बुक आपको दिख रही होगी इस स्क्रीन में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप आपका चेंज होता है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। ये ऐसी थ्योरी है, नागरिकता का सामुदायिक सिद्धांत, जो मानती है कि सिटीजनशिप अलग अलग व्यक्ति के लिए तो मायने ही नहीं रखती। सिटीजनशिप के सही मायने तब है जब वो एक समुदाय में होता है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला था कि अगर आपके पास अधिकार है तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ दावे ही होंगे जब तक सोसाइटी, समाज उसको मान्यता नहीं देगा, क्योंकि दावे प्लस सोसाइटी की मान्यता, ये दोनों मिलके, ये दोनों प्लस कर दूं तब जाके राइट्स, अधिकार मिलते हैं। उसी तरीके से सिटीजनशिप, अगर आपको एक स्टेटस मिल रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी अधिकार मिल रहे हैं या फिर दायित्व निभाने हैं वो तभी होंगे जब आप एक समुदाय में होंगे, यानी कि एक सोशल रोल की तरफ ये इशारा करते हैं, ठीक है ना। कि सिटीजनशिप का पार्टिसिपेशन पे देखते हैं कि कैसा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और ये तीनों बुक में इस चीज पे फोकस कर रखा है। नेक्स्ट आती है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। कहीं ना कहीं मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा सिटीजनशिप को क्लास और इकोनॉमी के बेसिस में देखते हैं, वर्ग विरोधाभास और आर्थिक जो आपका संरचना है उसके बेसिस में देखते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि सिटीजनशिप इसलिए बनाई गई ताकि राइट्स, अधिकार मिले, लेकिन इन्होंने बोला अधिकार समाज में इस प्रकार दिए गए कि भाई समाज 2 वर्गों में डिवाइड हो गया। हैव, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो कि डिसीजन ले सकते हैं और जिनके पास मोस्टली अधिकार हैं। दूसरा हैव नॉट, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास स्किल है, स्किल बेचते हैं, बदले में मजदूरी लेते हैं। एंड ये मासेस है, बट इनके पास इतने अधिकार नहीं है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर इतनी नहीं है। ये है बुर्जुआजी, ये है प्रोलेटारियात। तो इनके हिसाब से ये सिटीजनशिप, ये अधिकार कुछ इस तरीके से समाज में, रियलिटी में, वास्तविकता में मिले कि एंटागोनिस्टिक क्लास बन गई। एंटागोनिस्टिक यानी कि विरोधाभासी क्लास में, विरोधाभासी जो क्लास है, वर्ग है, उसमें तो समाज डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये मानते हैं
कि ये जो जरिया है, एक टूल है स्टेट का बुर्जुआजी को पावर दिलाने का। अब ये बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, डेविड हेल्ट की। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा था, इसमें इन्होंने बात करी है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। हालांकि ये बुक बहुत अच्छी है कि मेरे पास भी है, मैंने इस बुक को पढ़ भी रखा है। इस बुक में पूरा जीरो से लेकर किस तरीके से आपका स्टेट बना ये सब कुछ लिख रखा है। प्लूरलिस्टिक के अलावा बाकी चीजें भी लिख रखी है। इस बुक में इन्होंने बोला कि आजकल क्या होता है ना, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। जहां हमने शुरुआत में बोला था कि जो संबंध है सिटीजनशिप में वो किसके बीच में होता है, आपका सिटीजन और आपका इंडिविजुअल व्यक्ति और स्टेट राज्य के बीच में। इन्होंने बोला यार अब ना इसमें ना बहुत सारे एक्टर आ गए। एक रिलेशन आपका इंडिविजुअल और राज्य के बीच में, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी समुदाय के बीच में, एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। यानी कि जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन है, वो बहुलवादी सिद्धांत है, उसके अलग अलग मायने हैं। और सिटीजनशिप भी सिटीजन सारे इक्वल भी नहीं है, इसलिए सबके अपने अपने अपनी डिग्री में राइट्स हैं, ठीक है ना। सर्टेन राइट्स आपके कम्युनिटी के विरुद्ध दिए जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट कि कोई आपको ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। और फिर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको पॉजिटिव है, जैसे कि डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सबके अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग ड्यूटीज है, अलग अलग डिग्री में दे रखे हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपके सबआल्टर्न क्रिटिक। सो बेसिकली ये ये जो वर्ड है सबआल्टर्न किसने गढ़ा था, ये मैंने आपको बताया है, इसी लेक्चर सीरीज में बताया है, मैंने बुक भी बताई है, मैंने व्यक्ति का नाम भी बताया है। तो अभी आपका टास्क क्या है कि फटाफट से मुझे लिख के बताइए कि किसने गढ़ा था। इसका मतलब होता है एक्चुअली इंफीरियर रैंक, ठीक है, निम्न श्रेणी। सो बेसिकली समाज में हमेशा आपने देखा होगा, जैसे मार्क्सवादी बोलते थे कि आपका समाज में सुपीरियर और इंफीरियर रैंक है, यानी कि श्रेष्ठ और निम्न आपकी रैंक यानी कि श्रेणी में समाज डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या है, ये बोलते हैं ये वाला सिटीजन वो वाले राइट मांगते हैं कि जो निम्न श्रेणी है, यानी कि जिसको पहले जिनकी आवाज नहीं सुनाई देती थी लोगों को, जिनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी, जिनको राइट्स नहीं थे, अब उनको भी दो। जैसे कि आपको पता है पहले फीमेल को राइट टू वोट नहीं मिलता था, ठीक है, LGBTQ उनको रिकॉग्निशन मान्यता नहीं मिलती थी। उसके बाद मल्टीकल्चरलिस्ट बहुलवादी सिद्धांत, इकोलॉजिस्ट पारिस्थितिकी की बात की इन्वायरमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, आपके इन्वायरमेंट वाले अधिकार भी होने चाहिए। ये सब चीजों को पहले मान्यता नहीं मिलती थी, तो जब नहीं मिलती थी तो वो कौन सी श्रेणी में आ गए, सबआल्टर्न क्रिटिक में। लेकिन जैसे जैसे हमने रिकॉग्नाइज मान्यता देनी शुरू की कि हाँ ये भी ऐसी एक श्रेणी है और इनको भी अधिकार मिलने चाहिए, तब हमारा सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, एकदम चेंज हो गई। एंड अभी भी वो क्या है, इवोल्यूशन कर रही है, प्रोग्रेस पे है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। मैंने सिटीजनशिप पूरा अच्छे से आपको बताया है, हर एक थ्योरीज बताई है। एंड जितना भी मैं बोलूंगी कि अगर मैं पढ़ा देती हूँ ना, उसके बाद पक्का पक्का स्टैंडर्ड बुक पढ़ा करो। जिसने नहीं पढ़ना तो देख लो यार, प्लीज पढ़ लो, रोज एक ही टास्क है, इसके अलावा टास्क नहीं है। देखो पेपर 2 मेरे पे छोड़ दो, ठीक है ना। सो अगर तुम रोज एक एक चैप्टर करोगे ना तो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा और बाद में इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। कल हम आइडियोलॉजी विचारधारा पढ़ेंगे एंड मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी जो ऑल यूनिट्स नोट्स हैं ऐप में वो डेफिनेटली ले लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे और चीजें आने वाली है और 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए इतना प्राइस आई थिंक वैलिड है। एंड लेक्चर्स तो देखो फ्री है, जब लेक्चर्स फ्री है उधर तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, तो नोट्स लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक चीज सुन लो, कमेंट में क्वेश्चंस जरूर पूछा करो, आंसर्स जरूर दिया करो, फीडबैक जरूर दिया करो। कल के लेक्चर में आप सभी के जो फीडबैक है उससे मैं लिटरली बहुत खुश हूँ। कई लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो भी मैंने बताया। जिन्होंने बोला कि कोर्स खत्म हो जाएगा कि नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मुझे पता है आपका एग्जाम है, बट मैं करा दूंगी। 8:30 PM आ जाया करो, फ्री बैच है, कुछ भी नहीं लगता, बस आओ बैठो पढ़ो। इतना अच्छे से कोई पेड मेल भी नहीं पढ़ाएगा, मैं तुमको ये गारंटी देती हूँ। मोस्टली आपको क्या करते हैं, पैसे लिए फिर टाटा बाय बाय, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर मैं इधर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सबसे बड़ा यही रिटर्न चाहिए कि आप लोग डबल मेहनत करो, ठीक है ना, सिलेक्शन लो, राइट। एंड इस लेक्चर सीरीज को बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आइडियोलॉजी विचारधारा के साथ।